सैकड़ों लोग हैं जो आज जेलों में बंद, जिनकी आवाज कोई सुनने वाला भी नहीं। जेल की सलाखों के पीछे, जेल की दीवार के पीछे कितनी आवाजें हैं जो दब गई, कितने टैलेंट हैं जो मुरझा गए। दिल्ली दंगों में हमारे जो नौजवान गिरफ्तार हुए, उनका जुर्म क्या था? दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली में दंगे किसने करवाए थे, किसने कहा था सरेआम गोली मारो सालों। आज वो मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। ये जो दास्तानें हमारे सामने आ रही है, ये तो चंद लोग हैं जिन्होंने आज आकर अपना दर्द यहां बयान किया है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज जेलों में बंद हैं, जिनकी आवाज कोई सुनने वाला भी नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे, जेल की दीवार के पीछे कितनी आवाजें हैं जो दब गई हैं, कितने टैलेंट हैं जो मुरझा गए हैं, कितने नौजवान हैं जो उमंगे रखते हैं, जज्बात रखते हैं, हौसला रखते हैं, कुछ करने का अज़्म रखते हैं, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे अपने मुस्तकबिल से मायूस है। लेकिन एक खास बात आपने महसूस की होगी, खास तौर से सुबह के सेशन में। दिल्ली दंगों में हमारे जो नौजवान गिरफ्तार हुए, उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सरकार को आईना दिखाया था। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने उस कानून को चैलेंज किया था जो पार्लियामेंट ने, 543 मेंबर्स ने, पार्लियामेंट के कुछ लोगों ने अपोज किया होगा, लेकिन अक्सरियत ने, उसकी मेजॉरिटी ने सीएए कानून को, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, उस कानून को पास किया था। उन्होंने शाहीन बाग तहरीक, जो पूरे मुल्क में चली थी, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे कामयाब एजिटेशन था, उस तहरीक का वो पार्ट बने थे। वो हमारे नौजवान थे, हमारा मुस्तकबिल था। उन्हें इंतहाई बेहुदा किस्म के इल्जाम के तहत में दिल्ली दंगों में मुलव्विस किया गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आज उनके घर के अहले खाना ने, जो पिछले 2 साल से तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी का सोल अर्निंग मेंबर बंद है, किसी का नौजवान बेटा जिससे उसकी मुस्तकबिल की उम्मीदें थी वो बंद है, किसी की बेटी बंद है, और सिर्फ बंद नहीं है बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी उनके साथ बदतरीन जुल्म किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उनका अज़्म, उनका हौसला, उनका वलवला, उनका जोश, उनकी उम्मीद बाकी है। और यही हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। उनके हौसले मरे नहीं हैं। अब मैं जानता हूं उन लोगों से, जब जेल में हम आते हैं तो जब मुलाकातें होती हैं तो कोई अपना दर्द नहीं बयान करता है, कोई अपनी मायूसी नहीं बयान करता है, बल्कि वो अथर की अम्मी ने जो बात कही थी, लड़े हैं जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, ये वो अज़्म है जो हमारे उस नई नस्ल के दिल में आज भी पनप रहा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो आखिरी उम्मीद हिंदुस्तान के लोगों को हमारी जुडिशरी से बाकी है, अभी भी बहुत सारे गैर मुंसिफाना फैसले होने के बावजूद, अभी हालिया दिनों में जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, मैं समझता हूं कि जुडिशरी के पेशानी पे वो कलंक है। मुझे कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है। 2002 के जो दंगे हुए थे, पूरी दुनिया में भारत का नाम से बदनाम हुआ था। आज जुडिशरी ये कहती है कि 2002 से मुतालिक जितने केसेस उसको लपेट दिया जाए। फिर आखिरी उम्मीद, इंसानों की जो आखिरी उम्मीद है, अगर आप स्टेट से, अगर आपको परेशानी है,
स्टेट के किसी फैसले से आपको परेशानी है, पुलिस वाले जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बात को, मुझे मालूम है कि इतने डरपोक हुकूमत है ये कि न किसी की आवाज सुनने के लिए तैयार है, बल्कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है। यानी जमहूरियत की और लोकतंत्र की सबसे नुमाया खूबी यह है, सबसे नुमाया पहचान यह है कि डिसेंट का हक हासिल है हमको, इख्तिलाफ का हक हासिल है हमको, आवाज उठाने का हक हासिल है हमको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक हासिल है हमको। लेकिन ये लोग इन आवाजों से इतने डरपोक हैं। आज ये कहते हैं ताकत हमारे पास है, पार्लियामेंट हमारे हाथ में है, इलेक्शन कमीशन हमारी जेब में है, मीडिया हमारे गोद में बैठ गया है आकर, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो हम चाहते हैं वो करती है। इसके बावजूद भी इतना डर, इतना खौफ, कोई कहीं से कोई खड़खड़ाहट होती है तो फौरन नहीं इसको बंद करो, जेल की सलाखों पीछे ढकेल दो। ये नौजवान हमारे जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी, इनसे ये हुकूमत डरती है। कहां है आपके पास अज़्म और हौसला और ये कहना कि इतना एडमिनिस्ट्रेशन, इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, क्या आप हुकूमतों को उलट देते हैं पैसे के बलबूते पर, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदल देते हैं पैसे के बलबूते पर। इसके बावजूद भी आप इन नौजवानों से डरते हैं, खौफजदा हैं। हमारे वो लोग जो भीमा कोरेगांव में बंद है पिछले 3 साल से, उन पर नक्सलिज्म का, माओवाद का इल्जाम लगा दिया गया। वो इंटेलेक्चुअल्स, साईं बाबा, जो प्रोफेसर साईं बाबा, जिसके बारे में हमने तफसील से सुना कि इस जुल्म की इंतहा है। आपको इन लोगों से डर लगता है, हनी बाबू से डर लगता है, साईं बाबा से डर लगता है, सिद्दीक कप्पन जो एक दलित खातून के रेप के वाक़े को हाथरस कवर करने जाता है, उसको रास्ते से आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ये हुकूमत कितना ही अपना हौसला दिखाए, कितना ही ताकत का मुजाहरा करे, मेरे नजदीक इंतहाई डरपोक हुकूमत है जो इस मुल्क में डिसेंट को भी, इख्तिलाफ राय को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। दोस्तों और साथियों, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अभी चंद दिन पहले 19, 20, 21 अगस्त को पूरे मुल्क से हजारों लोगों के सिग्नेचर के साथ में राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है कि मुल्क के अंदर जो हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है जेलों की सलाखों पीछे में, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। उनके खिलाफ जो बेहुदा इल्जामात लगाए गए, शेमफुल इल्जामात लगाए गए, वापस लिए जाए। दिल्ली का बच्चा जानता है कि दिल्ली में दंगे किसने करवाए थे, किसने कहा था सरेआम गोली मारो सालों को। आज वो मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। किसने कहा था कि हम जो है, पुलिस ने अगर इसको रोका नहीं तो हम देख लेंगे। और इल्जाम किस पर है, मास्टरमाइंड किसको बताया जा रहा है? यानी क्या समझते हैं कि आप सबकी आंखें बंद हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं वही सच माना जाएगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हमने हजारों के करीब दस्तखत लिए हैं, उसमें सिर्फ यही नहीं कहा है कि इनको रिहा किया जाए, हमने ये बात भी कही है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये जो काले कानून हैं हमारे मुल्क में, जो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्यूनिटी फराहम करते हैं, गैर मामूली इख्तियारात देते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सब सल्ब हो जाते हैं उन कवानीन के जरिए से, खत्म हो जाते हैं उन कवानीन के जरिए से। लेकिन अफसोस की बात यह कि जुडिशरी के काम पे जू नहीं रही थी। जुडिशरी का काम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करे। कोई ऐसा कानून बनता है जो मूल अधिकारों को खत्म करता है, उस कानून को स्क्रैप हो जाना चाहिए। उस कानून की कोई गुंजाइश नहीं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, संघ परिवार ने जो किया, बीजेपी ने जो किया, वो तो उनको करना था। लेकिन ये तो जो काले कानून है, ये किसने लाए हैं? 1967 में यूएपीए का कानून बना था, और जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उस कानून को और ज्यादा सख्त बना दिया गया। 2 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता था, उसको 5 साल कर दिया गया।
और भी, यानी आप सोचिए, टाडा का कानून बनाया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, 10 साल रहा वो कानून, 67,000 लोग गिरफ्तार हुए। तपन बोस साहब यहां मौजूद हैं, वो जानते हैं इस बात को। 67,000 लोग गिरफ्तार किए गए और 1% कन्विक्शन हुआ, 1% कन्विक्शन। जो 99% लोग जेलों की सलाखों के पीछे 17-17 साल, 20-20 साल अंदर रहे, उनका कंपनसेशन कौन देगा? जिनकी जवानियां खत्म हो गई, जिनकी जिंदगियां जाया हो गई, जिनके ऊपर ये कलंक लग गया कि वो आतंकवादी है, समाज में स्वाद दिखाने, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, जिनके खानदान तबाह हो गए, उनका दर्द कौन संभालेगा? आप पब्लिक एजुकेशन के बाद में 95 का जो कानून 95 में जो कानून बनाया गया था, उसको 10 साल बाद खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद पोटा बना दिया। पोटा खत्म हुआ तो पोटे के जितने ड्रैकोनियन प्रोविजन थे वो उठाकर यूएपीए में डाल दिए। आप जानते हैं उमर खालिद, जो मेरा बेटा भी है, उसके बारे में अब एक और तनाजुर से गुफ्तगू शुरू हो गई है मीडिया में कि उमर खालिद तो आतंकवादी इसलिए कि बाप भी तो आतंकवादी है। वो तो सिमी का प्रेसिडेंट था 1985 में, 1983-85 में, तो उसको वो तो वहीं से आए हैं, जम्स पूरे। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये कहते हुए बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे मुल्क में एक बात ये कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस में इंसाफ में ताखीर जो है वो इंसाफ का खत्म है। लेकिन सिमी पर 2001 में बैन लगा था और आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा समझता है कि ये कोई आतंकवादी तंजीम है। हमारे मुल्क में जब बैन लगता है किसी भी तंजीम पर, तो उस बैन को पर एक ट्रिब्यूनल बनाती है गवर्नमेंट, हैंड पिक्ड लोगों को जज बनाकर ट्रिब्यूनल बनाती है। आम तौर पर ट्रिब्यूनल हुकूमत के फैसले पर मोहर लगा देता है। जब सिमी पे बैन लगा था 2001 में, उस पर कोई एक, मैं सिमी की बात छोड़ दीजिए, किसी सिमी से वाबस्ता किसी फर्द पर एक भी आरोप नहीं था, लेकिन रातों रात इल्जाम धरे गए और ट्रायल केसेस के बुनियाद पर सिमी पे बैन लगाया गया। और अफसोस हैरत की बात यह है कि जिन ट्रायल केसेस के बुनियाद पर सिमी पे बैन लगा था, वो तमाम ट्रायल केसेस में उनका एक्विटल हो गया, बैन बरकरार रहा। 2 साल के बाद फिर 2 साल, फिर 2 साल बाद फिर 2 साल। जस्टिस गीता मित्तल ने तीसरे बैन को हटा दिया तो फौरन कांग्रेस गवर्नमेंट पहुंच गई अदालत सुप्रीम कोर्ट में और बगैर दूसरे फरीक को सुने हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और वो स्टे 2 साल तक चला, यानी बैन कंप्लीट करा दिया। और उसके बाद फिर इन्हीं चिदम्बरम साहब ने वो 2 साल की मुद्दत को बढ़ा के 5 साल कर दिया। और आज मुझे कहते हुए तपन बोस साहब बड़ा अफसोस होता है कि 2001 से लेकर 2022 है, 7 बैन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, कोई हियरिंग नहीं हुई। तो ये तो हमारा सवाल, ये है मसला है। तो और मैं 1985 में रिटायर हो गया सिमी से और 2001 में सिमी पे बैन लगा, तो मैं कहां से किसी आतंकवादी तंजीम का मेंबर हूं? तो ये तो जब ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी तो मैंने उसकी रिपोर्टर से बात की कि मैडम आपने कम से कम मुझसे तो बात की होती, आपने इंटेलिजेंस का वर्जन लिया और छाप दिया उठाकर, आपने मुझसे तो पूछा होता। तो ये तो हमारे मीडिया का हाल है। ये मिनिस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया छोटा मोटा अखबार नहीं है, हिंदुस्तान का इतना बड़ा अखबार है। तो खैर उन्होंने मेरा वर्जन दूसरे दिन शाये किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है, जिस जगह इस वक्त हम मुल्क में खड़े हुए हैं, अगर हम यहां से वापस नहीं लौटे तो मुझे कोई उम्मीद इस मुल्क के मुस्तकबिल की नजर नहीं आ रही। देखिए, कोई भी मुल्क चलता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है तो उसमें चंद बुनियादी बातें होती हैं। एक तो ये कि इंसानों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो महफूज रहे, हर शख्स को इंसाफ मिले, इंसाफ आसान हो। हमारे मुल्क में इस वक्त एक चीज जस्टिस ने एक बात कही थी, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं कि ये इस वक्त में 3 करोड़ ट्रायल केसेस हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के। और एक चीफ जस्टिस ने यह बात कही थी कि अगर कोई नया मुकदमा नहीं आएगा तो इन मुकदमात के निपटारे के लिए 300 साल लगेंगे। आप बताइए सर, अगर ये हाल
जस्टिस का होगा तो फिर इंसाफ कब मिलेगा? लेकिन बहरहाल देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक उम्मीद जो इंसानों को आखिरी में बाकी होती है वो सिविल सोसाइटी से होती है। आज सेकुलर पार्टियों की जबानें बंद हैं, नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, कोई सेकुलर पार्टी आवाज नहीं उठा रही। नरसिंहानंद सरेआम जेनोसाइड की धमकी देते हैं, फौरन बेल मिल जाती, बाहर आ जाते हैं। एक स्वामी जी मुस्लिम खवातीन के रेप की बात करते हैं और वो छूट के बेल पे बाहर आ जाते हैं। और मोहम्मद जुबैर को जो है एक ट्वीट करने के चक्कर में जो है कितनी उन पर FIR होती है कि बिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उसको रुकवाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अभी ज्ञाति जी ने बात कही कि अर्नब गोस्वामी को कैसे फौरन बेल मिल गई और बाकी लोग आज जेल में पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं असल में कि देखिए, जो आखिरी उम्मीद होती है वो मुल्क के अवाम होते हैं। आज भी हम ये कह सकते हैं कि इतनी पोलराइजेशन के बावजूद, इतना नफरत का जहर फैलाने के बावजूद, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता आज भी उसका जहन पोल्यूटेड नहीं है। बीजेपी को जितना मैक्सिमम तमाम हथकंडों के बावजूद जो वोट मिला है वो 36% वोट मिला है, 37% वोट मिला है, यानी मेजॉरिटी अब भी उसके साथ नहीं। और किसी भी मुल्क में जब फासीवाद आ जाता है, जब नाजिज्म आता है, जब ऑटोक्रेसी आ जाती है, डेमोक्रेसी खत्म होती है, तो उसके बाद अवाम खड़े होते हैं, जो कुछ कभी श्रीलंका में हमने देखा है, या उससे पहले हमने इजिप्ट में देखा है, या उससे पहले हमने ट्यूनिस में देखा है। लोग खड़े हुए और उन्होंने तानाशाह उलट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं मौजूदा सरकार से, अगर आप तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उन तानाशाहों का अंजाम देख लीजिए जिसकी तारीख में शहादतें आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, साथियों, ये जो ट्रिब्यूनल हमने आज किया था, ये उसी अवाम के दिल को, उसकी आवाज, उसके सीने में धड़कने वाले दिल को, उसके जिस्म में पनपने वाली सईद रूह को मोटिवेट करने के लिए, उसको टच करने के लिए, उस पर चोट लगाने के लिए किया गया था। ये जो हमने दस्तखतें करवाई, इसका मकसद भी यही था कि अवाम समझ आए और वो समझे कि हमारे ये भाई, हमारी ये बहनें, हमारे ये लोग जो जेलों में आज बंद है कई सालों से, उनका दर्द भी तो हमारा दर्द है ना। अगर हम नहीं आएंगे आगे तो कौन आएगा? मजलूम के साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कल आप भी मजलूम हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अब ये इस मुल्क की जनता के दिल पर दस्तक देने के लिए खड़े हुए हैं। वेलफेयर पार्टी ने फैसला किया है कि वो इस बात को यहीं खत्म नहीं कर देगी एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल करवाकर या चंद दस्तखतें करवाकर, बल्कि इस आवाज को उठाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।